नमस्कार साथियों, मैं सुधीर ओबराय आपके अपने YouTube चैनल रॉयल रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व एक चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आने वाले आगामी वर्ष 2025 में होने वाले बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू रहने वाले हैं। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आमतौर पे हिंदी में नियामक ज्यामिति भी कहे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में जिसे हम लोग आम भाषा पे नियामक ज्यामिति बोलते हैं। नियामक नियामक ज्यामिति बोलते हैं। चलिए, बेसिकली इसमें हम लोग कुछ फॉर्मेट में देखेंगे। सबसे पहले कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, उन पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी ढंग से करने वाले हैं। सपोज डैट राइट, ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन ये है। ओके, और हम इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, मतलब कि वाई एक्सिस। और इस एंगल को कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, जो कि हमेशा निगेटिव में होते हैं। वाई डैश एक्सिस, ये डैश हमेशा निगेटिव में होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट भी कही जाती है। और उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। पॉइंट को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक लिखिएगा। मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 होते हैं। इस पॉइंट पर x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग x के वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद y के वैल्यू को। अर्थात किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक को हम लोग x, y से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल x प्रथम अंक होते हैं और y को द्वितीय अंक कह सकते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं। एक्स एक्सिस को भुज भी कही जाती है। वहीं वाई एक्सिस को कोटि कही जाती है। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो कई बार बोर्ड के एग्जाम में यह भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के खाली स्थान नाम से जाने जाते हैं, एक्स अक्ष को खाली स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो आप वहां पे टिक कीजिएगा भुज। वाई अक्ष को कोटि के नाम से जानते हैं। और एक सभी बच्चे को पता है
कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, अर्थात यहाँ जितने भी वैल्यू होंगे एक्स पर वो सभी के सभी पॉजिटिव में होंगे। ऊपर में सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव। यहाँ पे ये हमेशा निगेटिव में होंगे। एक्स डैश अर्थात लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव। वाई एक्सिस में हमेशा नीचे जो होगा क्या होगा, निगेटिव होंगे। वाई एक्सिस में हमेशा नीचे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बोला कि एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर क्या बोले कि वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, तो अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसे हम लोग प्रथम पाद बोल सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। प्रथम पाद क्या बोलते हैं, प्रथम पाद, प्रथम पाद, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय, क्या बोलेंगे, द्वितीय। और इस घर को हम लोग बोलेंगे तृतीय। और ये आपके पास चतुर्थ चल गए, चतुर्थ पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स जो क्या होंगे वो निगेटिव में होंगे, वाई क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। तो ये, और यहाँ पे दोनों के दोनों निगेटिव, और इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, क्योंकि एक्स क्या है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ तक आपको ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाएंगे, जैसे कि सपोज डैट, या मान लीजिए कि क्वेश्चंस आपके पास पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चंस हो गए कि बिंदु बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कि बिंदु इतना समथिंग समथिंग कुछ दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा किस चतुर्थांश में है, मतलब कौन से घर में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड लेवल पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे बेसिक लेवल बनते हैं आपके बोर्ड लेवल पे। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव दोनों होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये माइनस प्लस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे, ये प्लस माइनस होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे x माइनस में, क्यों क्यों पहले हम माइनस लेंगे, क्योंकि किसी भी बिंदु का जब हम निर्देशांक लिखते हैं, किसी भी बिंदु का जब निर्देशांक लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x की वैल्यू को लेते हैं, उसके बाद y के वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे x किस चीज में, निगेटिव में, इसलिए माइनस फिर प्लस में। यहाँ पे दोनों तो निगेटिव में, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह से, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, देख लीजिए, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, तो ये चतुर्थ, ये कौन से चल जाएंगे, चतुर्थ पाद में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे इस तरह से ही क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए, जैसे कि अगर सपोज डैट यहाँ पे आपका पास रह गया ये दे दिया, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ओके। वाई एक्सिस एक्स अक्ष, और ये क्या होगा, वाई अक्ष। तो कॉन्सेप्ट दो लिखिएगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आपसे पूछेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से घर में है, ठीक है। जबकि कॉन्सेप्ट सेकंड लिखिएगा, आपसे ये ओरिजिन पॉइंट है, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। कॉन्सेप्ट सेकंड में फर्स्ट लिखिएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, क्या लिख हेडिंग दीजिएगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। और फर्स्ट में दिख लिखिएगा कि मूल बिंदु से दूरी, क्या लिखना है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, की दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु, अर्थात कि मूल बिंदु आपका ओरिजिन पॉइंट ये है,
और इस पॉइंट से कोई भी बिंदु हो, सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु है जो कि नाम दे देते हैं एक्स कॉमा वाई, तो इन मूल बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी के फॉर्मूला क्या हो जाएंगे ओरिजिन पॉइंट से, तो डायरेक्ट याद रखिएगा अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरिंग। क्या याद रखना, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायरिंग प्लस वाई स्क्वायरिंग। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस बनेंगे, सेकेंड ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जो बनेंगे सपोज डेट यहाँ पे कोई पॉइंट आपके दे दिए हैं एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ये x1 y1 और ये x2 कॉमा y2। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट में आप लोग लिखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो दो बिंदुओं की दो बिंदुओं की बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला से दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस बनते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से मूल बिंदुओं से बीच की दूरी, और इसमें बनेंगे फिर सेकंड में दो बिंदुओं की बीच की दूरी। सपोज डेट आपके पास ये दो कोई पॉइंट है, अब इन दो पॉइंट को क्या करना, इन दो पॉइंट से इसकी बीच की लेंथ निकालनी है, दूरी निकालनी है। कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, आपके पास एग्जाम में इस तरह की फिगर नहीं रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। अभी फिलहाल चुपचाप कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद कुछ समय में ही 5 से 10 मिनट के बाद ही जहाँ सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको बस प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायरिंग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायरिंग। कई जगह बुक में आपको यह भी शो क्या हुआ होगा, या अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायरिंग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायरिंग। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि वी नो डैट, नोट करके लिखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायरिंग बोलो, क्या ये दोनों इक्वल है ए बी माइनस ए के होल स्क्वायरिंग के बराबर में, ये चीज बराबर होते हैं। क्यों, जब किसी भी संख्या पे जब इवेंस पावर रहते हैं तो वो हमेशा जो रिजल्ट देते हैं वो पॉजिटिव देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या हो चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर उस पे इवन पावर हो तो संख्या हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देते हैं। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायरिंग बोलिए या ए माइनस बी का होल स्क्वायरिंग बोलिएगा। उसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला में आप लोग याद रखिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायरिंग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायरिंग, आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से जो भी पढ़े, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मूल बिंदुओं के बीच की दूरी हो गए, डिस्टेंस फॉर्मूले हो गए, किस कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं कोई बिंदु जो हो गए, मूल बिंदु का निर्देशांक हो गए, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। इतना सीखने के पश्चात हम लोग इस पे आधारित क्या करने वाले हैं, प्रश्न करेंगे। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको इस पे आधारित क्वेश्चंस को बता दिए जाएंगे। उसके बाद इस पे जो भी नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे उन सब कॉन्सेप्ट को बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाएंगे। जैसे कि मध्य बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, यदि कोई ट्रायंगल के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया जाए तो उससे बनने वाले क्षेत्रफल के फॉर्मूले, डिवीजन फॉर्मूले, इसे हम लोग हिंदी में विभाजन सूत्र कहते हैं, उसमें भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो उन सब क्वेश्चन को देखेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं बोर्ड में। और अभी हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे कि जो भी अभी हम पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा मूल बिंदु, कि मूल बिंदु क्या होते हैं। मूल बिंदु पर कहने का मतलब
एक्स एक्सिस और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं परस्पर, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ओके, क्लास 10th में चैप्टर 7th है नियामक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम कह सकते हैं नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास आपका बाइलिंगुअल रहेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से बिंदु 4, -3 किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है? 4, -3, 4, किस चतुर्थांश में है? तो अभी हम लोग जस्ट अभी सीखे हैं। ठीक है, ये कोई लाइन, यहां से ये कोई लाइन है, ये हमेशा क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव में। ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, को एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष को एक्स डैश और इसको वाई डैश एक्सिस। एक्सिस बोलो या अक्ष बोलो, दोनों सेम है। तो ये देखिए प्लस है और माइनस है, अर्थात कि प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएंगे? फोर्थ, डी नंबर। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा कार्तीय तल, मतलब कार्तीय तल कहने का मतलब ये सेगमेंट वाला, ये जो क्षेत्र बना रहे हैं बार बार। ठीक है, इस भाग को ही हम लोग कार्तीय तल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो टोटल भाग बन रहे हैं, ये ग्राफ जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्तीय तल। और इस स्थिति में इस बिंदु 6,4 के कोटि का मान। अब देखो कोटि हम लोग किसको कहते हैं? डिवीजन कर लें, रिकॉल कर लें, एक्स एक्सिस को या वाई अक्ष को किसको कहते हैं? तो हम लोग हमेशा कोटि, कोटि किसको कहते हैं? वाई अक्ष को। कोटि किसको कहते हैं? वाई अक्ष को। और एक्स एक्स को क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज। अर्थात यहां से याद रखिएगा, कोटि, कोटि मतलब क्या हो गया? चोटी। और हमेशा चोटी क्या होते हैं? बड़े होते हैं ऊपर की ओर। तो इस तरह से आप एक ट्रिकली से याद रख सकते हैं कि हमेशा क्या होंगे? कोटि मतलब ऊपर, ऊपर मतलब वाई अक्ष। तो इसमें वाई का मान कितना होगा? 6,4। 4 में वाई का मान कितना होगा? तो और हमने आपको बताया कि किसी भी बिंदु का, नोट करके लिखिएगा, किसी भी बिंदु का जब निर्देशांक लिखते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के फॉर्मेट में होते हैं, रूप में होते हैं। कहने का मेरा मकसद है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसका वैल्यू लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x। उसके बाद y। और इसमें क्या है? कोटि। कोटि हम किसको कहते हैं? y को। और y जो हमेशा सेकंड में लिखा था, अर्थात आंसर कितने होंगे? 4। क्या हो जाएंगे? 4। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, हमने अभी जस्ट पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूले अभी हम लोग ने पढ़ा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायरिंग प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या हो गए? x1, ये क्या होगा? x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो पहले x1 को घटाओ या x2 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि √x1 - x2 का होल स्क्वायरिंग प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायरिंग। आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या होंगे कि x1 दो में से -2 को घटाएंगे, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायरिंग प्लस y1 कितना 3, 3 में से 3 को घटाएंगे, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायरिंग, और इसका क्या लेना, रूट लेना। ये तो कट गए, 0 हो गए, कोई वैल्यू नहीं है। अब 2 + 2 4, क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायरिंग का वैल्यू कितना 4, अर्थात इसकी आंसर कितने हो जाएंगे, बी नंबर। क्या हो जाएंगे, बी नंबर। 4 का स्क्वायरिंग करोगे 16, और 16 का वर्गमूल करोगे 4, अर्थात कि ये जो रूट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट की जो वैल्यू होती है वो किसी भी संख्या पे हाफ पावर के रूप में होती है, ये हाफ पावर होती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये जो रूट की जो वैल्यू होती है किसी भी संख्या पे हाफ पावर होती है। कहने का मेरा मकसद है, अगर हम बोल दें 4 का रूट, क्या करें 4 का रूट, मतलब कि 2 का, इसका क्या आंसर आ गया 2, और 2 कैसे कर सकते हैं 4 के पावर हाफ रूट, इस तरह से। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायरिंग गुने 1/2, और ये 2 से 2 कट गए तो बच गए कितना 2, अर्थात कि रूट की जो वैल्यू होती है किसी भी संख्या पे हाफ पावर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु की दूरी हम अभी बताए हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट, अर्थात कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, क्या, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो क्या लिखा है √x का स्क्वायरिंग प्लस y का स्क्वायरिंग, अर्थात कि कहाँ चल जाएंगे, x कितना 2, 2 का स्क्वायरिंग प्लस 3 का स्क्वायरिंग, रूट कर लेंगे, कितना हो जाएंगे जी 4 + 9, अर्थात √13, रूट कितना 13, अर्थात कि सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ये। अब यहाँ पे एक आ गए क्वेश्चंस आपके पास कि बिंदु ए जो है 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि ये जो है वो मिड पॉइंट क्या होते हैं, क्या मिड पॉइंट क्या होते हैं। तो मिड पॉइंट कहने का ही मतलब होता है मध्य बिंदु, बीच वाले बिंदु। सपोज डेट ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है आपके पास, ये दे दिया जाए कोई एक पॉइंट ए जो दिया हुआ 8,10, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी जो कि आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिए गए हैं 4,6। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कहने का मतलब बीचों बीच में, क्या बीचों बीच में, अर्थात कि सपोज दैट कोई सी कोई पॉइंट है जो कि एक्स और वाई के निर्देशांक में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ए से जो सी की डिस्टेंस है वही सी से बी की डिस्टेंस होगी, एकदम इक्वल, मध्य बिंदु है, ये बीचों बीच है, ये दोनों क्या है बीचों बीच है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होंगे, काफी लेंदी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, नोट करके लिखिएगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 जोड़ x2 बाई 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बाई 2।
ये आपके पास नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में डाल दीजिए, जो भी हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x1 जोड़ x2 बाय 2 और y1 जोड़ y2 बाय 2 होंगे। ठीक है, ये आपके पास मध्य बिंदु का निर्देशांक होंगे। ये जो फॉर्मूले निकलेंगे ना, आपको स्पेशल केस में निकलेंगे। मैं लिख के बताता हूं, स्पेशल केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन मेथड। ये जो फॉर्मूले आपको निकलेंगे वो स्पेशल केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन मेथड, एक्सटर्नल या इंटरनल, आंतरिक वाले, हाँ इंटरनल। ठीक है, इंटरनल डिवीजन मेथड मतलब कि जो अब हम पढ़ेंगे अंतःविभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र में क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट लिख ही लेते हैं और पढ़ ही लेते हैं क्या हम पढ़ा रहे हैं। चलो देखिए, ये आपके पास कोई पॉइंट दे दे, सॉरी लाइन दे दो, चलो एक लाइन ही खींच लेते हैं, लाइन से ही काम बन जाएगा। ये आपके पास कोई लाइन है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है भी x2 कॉमा y2, और इस पॉइंट को कोई बिंदु C, मान लेते कोई यहाँ C कोई पॉइंट है x कॉमा y के फॉर्म में। ठीक है, ये जो बिंदु है वो इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से कोई एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक रूप से कोई एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करते हैं। सपोज यहां से लेकर यहां तक m1 और यहां से लेकर यहां तक m2 के रूप में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब कि यहां से यहां तक m में आ जाएगा m1 में, और यहां से यहां तक चल जाएंगे क्या, m2 में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, m2 में आ जाएंगे। सपोज कोई भी रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को कोई भी आंतरिक बिंदु, कोई भी आंतरिक बिंदु क्या करे, m1 तथा m2 के रूप में डिवाइड करे, तब हम इसे क्या कहते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से कहते हैं आंतरिक रूप से। तब इनके जो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जो सी के जो निर्देशांक हो जाएंगे, अर्थात सी के निर्देशांक, सी के क्या निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 बटा m1 जोड़ m2, ये चीज, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। ये आपके पास, इसे हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले या डिवीजन मेथड, डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। और ये जो विभाजन सूत्र है वो अंतः विभाजन है। क्या है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, ये क्या है, अंतः विभाजन। इसी कॉन्सेप्ट में, इसी फॉर्मूले से ये जो निकलते हैं स्पेशल केस में मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे कि यहाँ पे m1 और m2 इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये रेखा कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये कोई पॉइंट है b x2 y2, और यहाँ पे कोई जो पॉइंट c है ना, से हम लोग x और y के डिनोट से डिनोट कर रहे हैं, वो यहाँ से ये इक्वल और यहाँ से ये क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने वाले डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि m1 और m2, m1 इज इक्वल टू m2, ये इक्वल है।
तो इसी को हम लोग कह देंगे मिड पॉइंट। क्या कहेंगे? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। देन अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूले, स्पेशल केस सेक्शन फॉर्मूले के क्या बन जाते हैं? मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को बन जाते हैं। तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। जैसे ही मिड पॉइंट हुए तो जो m1 और m2 इक्वल थे, क्या m1 और m2 क्या है? इक्वल है। तो जब हम लिखते थे m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m जोड़ m1 m2, फिर लिखते हैं y1 के साथ m2 प्लस m1 y2 बटा m1 जोड़ m2। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू एक रखेंगे, एक रखेंगे तो ये तो कट जाएंगे, एक एक कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक एक क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो जो फॉर्म जो बनेंगे, क्या जो आके बनने वाले हैं, x1 जोड़ x2 बच जाएंगे ऊपर में, और एक एक दो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो। उसी तरह से y1 बच जाएंगे और y2 बच जाएंगे, और नीचे में दो। और यही जो बन जाते हैं वो मिड पॉइंट का बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिड पॉइंट का निर्देशांक, मिड पॉइंट का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं, बल्कि सेक्शन सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस होते हैं। अंता विभाजन, अंता विभाजन का ही एक स्पेशल केस होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेशल केस। देखिए, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला m1 इजकल टू m2 होते हैं। ठीक है, ये आप स्टार मार्क्स देकर लिख सकते हो कि स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला में ही जब हम चलते हैं कि m1 m2 के बराबर होते हैं, तब वो क्या निकाल लेते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर से देखते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक और कुछ नहीं है बल्कि अंतर विभाजन का ही एक स्पेशल रूप है। और हम लोगों ने अंतर विभाजन को देखा कि अंतर विभाजन में क्या होते हैं, कि अंतर विभाजन में क्या होते हैं कि जब कोई दो रेखा हो, उन दो रेखा को कोई एक अदर पॉइंट आंतरिक रूप से कोई एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करे। क्या करे? निश्चित रेशियो में डिवाइड करे, तब वह क्या कहलाते हैं? सेक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं। सेक्शन फॉर्मूले और कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। तो सी का जो निर्देशांक होंगे वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, x1 बाई 2 प्लस m2 बाई 2 बाई 1 बट्टा में m1 जोड़ m2। ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस मिड पॉइंट का बनता है। चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस नंबर है कि मिड पॉइंट का निर्देशांक तो क्या होते हैं? x1 जोड़ x2। क्या लिखा है? x1 जोड़ x2। ये आपके पास x1 और ये आपके पास x2, ये y1 और ये y2। तो x1 जोड़ x2 मतलब कि 8 प्लस 4 बटा 2 कौमा 10 प्लस 6 बटा 2। ठीक है, 8 4 12, 12 2 6 कौमा 8, 6 कौमा 8 आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने याद करवाया। ठीक है, कि अंडर रूट ओवर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फॉर्मूले लिखा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायरिंग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायरिंग। अर्थात कि आप यहाँ पे मान रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, x2 कितना है? -1 -5, -1 -5 का होल स्क्वायरिंग प्लस y2 कितना? 3 3 -7 का होल स्क्वायरिंग, 3 -7 का
होल स्क्वायरिंग। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। -1 + 5 अर्थात कि कितने हो जाएंगे 4, और ये हो जाएंगे -4। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे -4, और ये क्या होंगे 4। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाले हैं आपके, डायरेक्ट वन लाइन में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। 5 में से एक गया कितना 4, 4 का स्क्वायरिंग 16 प्लस ये कितना होगा 16। ओके, अर्थात कि कितने होंगे √32। 32 को लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले ही प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, जितने करेंगे उतने बेनिफिट है। ओके, सबसे लिख लेंगे 4 में से 2 गया कितना 4 - 2 का होल स्क्वायरिंग प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायरिंग। ये कितने हो गए 4 प्लस ये कितने हो गए 4। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायरिंग 4, 1 में से 3 गया कितना -3 गया, तो हो गया कितना -2, -2 का स्क्वायरिंग 4। अब इसको लिख सकते हैं √8। 8 को आप लिख सकते हैं 2√। नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए, ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा 9 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये आपके पास कार्तलीय तल हो गए। ओके, ठीक, और यहाँ पे दो नोट करके लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में भी बनते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होंगे वो x,0 होंगे, अर्थात एक्स अक्ष पर y का मान, अर्थात इसी को हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक्स अक्ष पर y का मान को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थात यही का मतलब निकलते हैं कि एक्स अक्ष पर y का मान y का मान सदैव शून्य होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर y का मान सदैव शून्य होते हैं। उसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होंगे। नोट सेकंड लिखिएगा आप लोग, नोट सेकंड में कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x जो होंगे हमेशा 0 और y समथिंग दिया हुआ होंगे ना होते हैं। अर्थात कहने का ही इसी का मतलब हुआ कि y अक्ष पर x का मान सदैव शून्य होते हैं। ये नोट करके लिखिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। ये दो चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में बन गए कि एक्स अक्ष पर y का मान कितना होगा, तो क्या रखिएगा शून्य। क्या होंगे शून्य, ये चीज याद रखिएगा, क्या होंगे शून्य। एक्स अक्ष पे y का मान शून्य, y अक्ष पे x का मान शून्य, और y अक्ष पे x का मान शून्य। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्या यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जब वह क्वेश्चंस पूछेगा कि y अक्ष पर, क्वेश्चन सुनिएगा मेरे ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु समथिंग से इक्वल दूरी पर हो, सम दूरस्थ हो। मतलब कोई पॉइंट दे देंगे,
क्वेश्चन रहेंगे कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का मान बताएं जो बिंदु a, x, y निर्देशांक दे देंगे तथा बिंदु उसका निर्देशांक रहेगा से समदूरस्थ है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे ये। अब यहाँ पे देखो बुआ, यहाँ पे जो बता रहा है बुआ ध्यान से देखिएगा, ये जो होते हैं वो एक्स का मान, अभी हम अभी तक शुरू से ही बता रहे हैं। ये जो है वाई अक्ष है, इस पे वाई का मान, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आपके पास, मान लेते कोई पॉइंट यहाँ है, सपोज मान लेते 4,5 है, ठीक है। तो जी यहाँ से जो 5 डिस्टेंस शो किए हैं, 5 डिस्टेंस अर्थात ये जो है 5 है, क्या है 5, और ये जो है सपोज यहाँ पे 4, क्या है 4। तो ये जो 5 है, 5 है y अक्ष पे, अर्थात ये 4 क्या है, डिस्टेंस ही तो है इसकी, क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब कि किसी बिंदु पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, सॉरी y अक्ष है, क्या है y अक्ष से दूरी, ये क्या है y अक्ष, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी इसका कितना 4। ध्यान देना यहां से चालू होगा, ये जो जाएंगे ना 4, यही तो है ना y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी इसमें कितना 4 है, y अक्ष से दूरी इसमें इसमें कितना 4 है, और इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे। और हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। ये जो 4 है ना वो x का मान है, किसका मान है, x का मान है, और x ही जो है वो x के निर्देशांक है, क्या है x के निर्देशांक है, अर्थात कि आंसर क्या चल जाएंगे बी नंबर, क्या चल जाएंगे बी नंबर। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो ये जो x अक्ष है, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ये कितना जाएंगे 5, ये जो यहाँ ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये पॉइंट x है, और x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी क्या, ये क्या हो जाएंगे 5 है। तो जब क्वेश्चन रहता x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या क्या कहलाएंगे, y अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे। लेकिन जब हम पूछा y अक्ष से दूरी, ये क्या है y है, ये क्या है y लाइन है, तो ये y लाइन से उसकी दूरी, तो ये क्या चल जाएंगे x एक्सिस में चल जाएंगे, क्या चल जाएंगे x एक्सिस। तो मतलब x का निर्देशांक, ये चीज आपके पास याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, बारीकी से ध्यान देने के दीजिएगा कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का x, y का निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x का निर्देशांक चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी, अर्थात बीच की दूरी के डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े, 4 में से 2 को घटाया 2, 2 का स्क्वायरिंग प्लस 1, 3 में से 1 को घटाया कितना 2, 2 का स्क्वायरिंग, 4 जोड़ 4 कितना 8, 8 को लिख सकते हैं। ये लगता क्वेश्चन रिपीटेड होगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन से कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होंगे। तो ठीक है, तो त्रिभुज से जब निर्देशांक दे दे और क्वेश्चन दे दे, तो इसकी लॉन्ग प्रोसेस आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट, अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपको हम बता रहे हैं कि जब ट्रायंगल दे दे, क्या है ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल है, और इसकी जब निर्देशांक दे दे a बराबर x1 y1, ये b है x2 y2, और ये c है x3 और y3, ओके, ये निर्देशांक दे दे, तो इससे बनने वाले क्षेत्रफल कितने होंगे। ये जब लॉन्ग में आएंगे तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू x1 माइनस
ये बनते हैं। क्या होते हैं? क्या यहाँ तक, यहाँ तक बस। ओके, कि 1/2 इंटू x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो होते हैं ये लॉन्ग प्रोसेस है, और इससे ही हम सब्जेक्टिव में बनाने वाले हैं। क्या करेंगे? ये हम लोग सब्जेक्टिव के कवर करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्या हो जाए? ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो देखो ये क्वेश्चंस अगर ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, ये हम जब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसके पे जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग इस चैप्टर्स को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे लॉन्ग प्रोसेस से। ठीक है, अभी हम लोग इसको शॉर्ट वे से बनाएंगे, वन लाइन में, अर्थात कि हम लोग समझेंगे इसका क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्या समझेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसको अभी देखेंगे हम लोग। अगर ये क्वेश्चंस आपके पास सब्जेक्टिव में आएगा तो इस प्रकार से क्लियर करेंगे, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे बारीकी ढंग से। लेकिन फिलहाल अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कैसे करेंगे, तो एक नजर ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ये ए दे दिया, ए बराबर कितना 0,1, बी बराबर कितना 0,5, और ये सी बराबर कितना 3,4। तो ये आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, ध्यान देना, सब्जेक्टिव आएंगे तो हम बताएंगे कैसे बनाना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाए इस तरह से कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो क्या करना, किसी एक चीज को, किसी एक शीर्ष को मूल बिंदु में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसकी कोऑर्डिनेट को क्या कर देना 0 0। अर्थात कि से अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसमें से हम -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। तो -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0,0। तो सब में हम लोग -1 करते हैं, इसका तो 0 है, इसमें जब हम -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, ये बी हो जाएंगे। और ये तो भाई 0 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 3। लेकिन इसमें जब हम -1 करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ 0 की तो कम कर रहे हैं, इसमें -1 कम किए। और इसमें जब -1 कम करेंगे तो कितने आएंगे 3, अर्थात कि ये 0 होगा। ये अपने पास ए का वैल्यू कितना आ गया 0, बाकी सब ये बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर निकालना है एरिया, तो क्या करना, मॉड में लेना है, इसकी गुणज इसके साथ और इसकी गुणज इसके साथ। ओके, क्या हम बोले हैं, ध्यान से देखना, पॉजिटिव में आंसर लेना है। इसकी गुणज, ध्यान से देखो, इसकी गुणज लास्ट के साथ और इसकी गुणज इसके साथ। 0 गुने 3 कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 गुने 12 कर लेंगे, 4 गुने 3 कर लेंगे, अब बटा 2 कर लेंगे। क्या करेंगे 4 गुने सब्ट्रैक्ट, ये क्या होंगे 0, 0 -12, और 12/2 ये मॉड ले रहे हैं, ये कितने होंगे -6। और -6 मॉड में से जब निकलेंगे तो कितना पॉजिटिव में 6। तो इसकी जो आंसर बनेंगे पॉजिटिव में कितने बनेंगे 6। इसके आंसर कितने बनेंगे पॉजिटिव में 6 बनेंगे। चलो इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं सबसे पहले, कि अगर ये सब्जेक्टिव आए 3 नंबर या 5 नंबर में, तब तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, इस तरह से 23 31 12 फॉर्मूले पे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम क्या उतना बड़ा फॉर्मूला लगाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में? नहीं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे शॉर्ट तरीके से, डायरेक्ट। क्या करेंगे, कोई एक घर को 0 करेंगे। क्या करेंगे, कोई एक घर को 0 करेंगे। जैसे कि 0,1 था, तो हमने इस घर को 0 करने के लिए 0 में से 0 तो घटाएंगे तो 0 ही होगा। 1 है, अब 1 में से कितना घटाएंगे कि वो 0 हो जाएगा, तो -1 घटाना। क्या करना, -1 घटाना। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सब पे तो घटाएंगे ना, एगो पे नहीं, सब पे करना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें 0 में से 0 करेंगे, 0 5 में से 1 को कम करेंगे, ये x एक्सिस से और ये y एक्सिस, तो x और y के साथ चलेंगे। 5 में से 1 था 4, 3 में से 3 था 0, 4 में से 1 था कितना 3,
अब इसके साथ लास्ट वाला और इसके साथ मॉड में गुना करेंगे, 0 गुने 3 0 माइनस 4 गुने 3 बाई 2, सब पे करेंगे बाई 2, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। मॉड इसलिए लेते हैं कि कुछ चीज जो होते हैं वो निगेटिव में नहीं होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, वो कभी भी निगेटिव में नहीं होते हैं। कुछ एरिया, एरिया हम निकालेंगे निगेटिव में नहीं। किसी की उम्र निकालेंगे निगेटिव में नहीं। दूरी नहीं निकालेंगे। तो ये सब चीज कुछ निगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम इसके मॉड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके पास एक क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 0, क्या एक 0 दिया हुआ तो इजी हो गया डायरेक्ट, ये 3 है, क्या 3, ये तो डायरेक्ट आसान हो जाएंगे, डायरेक्ट निकल जाएंगे। क्या करेंगे, 0 दे ही दिया, 0,0 है, माइनस 4, इतना है, और ये कितना 0,3 है। हमने क्या किया, डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए ध्यान से फिर से देखना, इसकी गुना जिसके साथ, इसके गुना इसके साथ मॉड में लेंगे, तो माइनस 4 गुना 3 माइनस 0 गुना 0, और वाई क्या करेंगे 2, तो -12, क्या हो जाएंगे माइनस का 12/2, मतलब -6, -6 कहने का मतलब पॉजिटिव में 6 का भी आंसर है। बाकी इसकी लॉन्ग तरीके से जो भी होंगे, ये शॉर्ट तरीके से आपको एरिया का क्षेत्रफल बताया गया, कब, जब ये अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब। लेकिन अगर इसको लॉन्ग तरीके से करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपका जब सेकंड क्लास आएंगे तो उस पर जितने भी अगर अदर कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, बचे हुए देखिए आप लोग के पास क्वेश्चंस अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।